Alright, so we will be discussing about the chapter chemical reactions and equations. Okay, in this chapter we will be seeing that what is a chemical reaction, what is a chemical equation, and how can it be written, and how should it be balanced. There are many parameters what we will discuss. So basically 10th standard का जो chapter number 3 है science 1 का chemical reactions and equation वो इन following parts में divided है. सबसे पहला फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताया हुआ. सेकेंड, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. ओके. थर्ड, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस. फिफ्थ, कोरोजन along with factors affecting the rate of reaction and transitivity. ठीक है. एक छोटा सा पॉइंट केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन के बारे में भी है. सो लेट्स सी. पहला पॉइंट, फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? ये मार्कर है, प्लास्टिक से बना हुआ, इसको मैं बेंड कर दूं, ये फिजिकल स्टेट इसका क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा. बराबर. तो ये सॉलिड का लिक्विड हो गया. यही होता है फिजिकल चेंज. ठीक है. वाटर है, उसको कूल कर दिया, आइस बन गया, सॉलिड होता है, फिजिकल चेंज. ओके. वैसे ही अगर वाटर है, बॉईल किया, स्टीम बन गया, वो भी एक फिजिकल चेंज है. राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल चेंजेस जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे तरह के फिजिकल चेंजेस है. बट फिजिकल चेंज वो सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता, सिर्फ अपीयरेंस चेंज करेगा और कुछ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट टाइप कुछ चेंज हो जाएगा करेगा. बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज है. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? रिएक्टिविटी. वाटर के साथ रिएक्शन कैसा है, वुड के साथ रिएक्शन कैसा है, अलग अलग तरह से रिएक्शंस कैसे, वो चेंज नहीं होंगे. ओके. सो दैट इज व्हाट इज a physical change. Now let's talk about chemical change. Chemical change का मतलब क्या है? Chemical properties चेंज हो जाएंगे. जैसे कि मैं सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन करूँ, सोडियम मेटल है. सोडियम मेटल कैसा है? एक्सप्लोसिव. अगर एयर के वाटर के कांटेक्ट में तो फट जाएगा. और क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस पंजेंट वाटर होता है. पंजेंट का मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी चिली को स्मेल किया? ग्रीन चिली को काटने, फ्रेशली काटने का तो एक अलग तरीके का ऑर्डर होता है, नाक में जलता है यहाँ पर. उसके साथ आपने ये भी स्मेल किया होगा, एसिटिक एसिड, विनेगर. विनेगर का भी स्मेल किया, वो भी बहुत ये होता है, बहुत टफ होता है स्मेल करने के लिए. नोज लिटरली ऐसा लगता है कि नाक के जो हेयर है ना वो जल जाएंगे, इतना डेंजरस होता है उसका स्मेल. उसको पंजेंट होता है. तो क्लोरीन इतना पंजेंट होता है, सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव. बट ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसके प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है. आप खाते हो सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड खाते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता आप लोगों को. ओके. सो व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड जो है, NaCl जो है, वो केमिकली डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंटली सोडियम एंड क्लोरीन. तो ये क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है. इसको बोलते हैं चेंजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज. वाटर ही देख लो, H2 हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. ऑक्सीजन O2, इट supports burning, but H2O extinguishes fire. राइट. सो ये क्या इंडिकेट करता है कि केमिकल चेंज हो. तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज. तो वो केमिकल चेंज को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं. एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है केमिकल इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन मतलब इस फॉर्म में, जैसे मैं लिखा है एल्यूमिनियम प्लस जिंक ऑक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक. तो ये वर्ड्स में लिखा है, प्लस वगैरह डालकर, एरो वगैरह डालकर. अगर मैं इसी चीज को केमिकली लिखना चाहता हूँ, मैं सिंबल्स यूज करूंगा, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करूंगा. एल्यूमिनियम 2Al प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO gives Al2O3 aluminum oxide and 3Zn or Zn. That is called as chemical equation. तो ये रिप्रेजेंटेशन इन केमिकल फॉर्म है, ये रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड फॉर्म है. बट दोनों रिप्रेजेंटेशन किसके हैं? केमिकल रिएक्शन के ही रिप्रेजेंटेशन है. उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए तुम्हारा. हो रहा केमिकल रिएक्शन ही है, भले उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट क्यों. आ रहा है समझ में? Okay, then let's talk about how to write a chemical equation. Chemical equation लिखने के लिए always remember left side पे reactant लिखा जाता है और right side पे product. See, left side reactant, right side product. The arrow mark indicates the direction of the reaction. यहाँ पर देखो reactant से product जो है form हो रहा है. Good afternoon. So रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, A ने B या B प्लस C दिया. फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हम कंसीडर करते हैं तो ये डायरेक्शन दिखाता है. एरो मार्क शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कौन सा डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है. ऑन द अदर हैंड कभी कभी कोई रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल होता है, जैसे कि इससे ये बनेगा, उससे वापस ये बन जाएगा.
तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कंबाइन होकर फिर से रिएक्टेंट बनाना है, ठीक है। तो वैसे रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, उनको ऐसे एरो मार्क्स से मिलते हैं, ठीक है। डबल एरो रहता है, एक आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ जा रहा है। अभी अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहे और एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहे तो उसको बीच में प्लस साइन डालते हैं, और ये देखो एरो दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देन वी कम टू फिजिकल स्टेट। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो ये केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम पर नेसेसरी कि हम लोग सब्सटेंसेस के फिजिकल स्टेट लिखें, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, एक्वस है। एक्वस मतलब क्या? एडेड टू वाटर। रिमेंबर, वाटर इज लिक्विड इन स्टेट, इट्स नेवर एक्वस इन स्टेट। बट कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डाला और सब्सटेंस अगर डिसॉल्व हो जाता है ना, उसको बोलेंगे एक्वस। अरे समझ में, लिक्विड नहीं, एक्वस होगा। जैसे NaCl ले लिया, वाटर में डाल दिया, तो वो लिक्विड NaCl नहीं होगा, फिजिकल स्टेट उसका एक्वस, एक ही हो जाता है, ठीक है। तो देखो SlGPP, G को और एक ऑल्टरनेटिव है अपर एरो, और PPT का ऑल्टरनेटिव है लोअर एरो, ठीक है। अपर एरो बाय द वे तभी यूज करते हैं जब वो गैस रिलीज हो रहा है, जब वो रुक नहीं रहा तब ये यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करते। अदरवाइज G यूज करेंगे अगर उसको ट्रैप करना है या अगर उसको रिएक्ट करवाना हो तो, ठीक है। तो इधर मैंने देखो कुछ एग्जांपल्स दिए, तो यहाँ पर आप देख लो Fe आयन है सॉलिड स्टेट में, हाँ वो कन्वर्ट हो रहा है कर रहा है खुद को इन एक्वस स्टेट, दैट इज Fe+2 के स्टेट में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर, ठीक है। सो ये देखो फिजिकल स्टेट लिख लिया यहाँ पर। तो ऐसे फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है कि जो भी रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स है उनका फिजिकल स्टेट मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके क्लियर। एंड नेक्स्ट कंडीशन, कभी कभी क्या होता है ना, कोई रिएक्शन में स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे हीट देना पड़ता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है, कोल्ड देना पड़ता है, ओके, या कोई कैटलिस्ट देना पड़ता है। ये सब करने के लिए हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे स्पेशल कंडीशन में हीट है तो ट्रायंगल यूज करते हैं हीट के लिए, ओके। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर देना तो उसे लिखना पड़ता है 60 डिग्री या जो भी टेम्परेचर है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कैटलिस्ट। ये कहाँ लिखते हैं हम लोग? ये सारी चीजें ना एरो मार्क पे लिखते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन तभी होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया ऑयल प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स घी। ये कौन सा घी है? वनस्पति डालडा, डालडा होता है, ठीक है। तो इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए था निकल, और स्पेसिफिक टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। देखो स्पेसिफिक लिखा है, डेल्टा या ट्रायंगल नहीं बनाना। तो ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स कि हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है यहाँ पर, और साथ ही कैटलिस्ट दिया निकल। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर मतलब चेंज करता है रिएक्शन का स्पीड, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर निकल क्या कर रहा है? रिएक्शन का स्पीड बढ़ा रहा है। बट कैटलिस्ट क्या होता है? डायरेक्टली इट डज नॉट गेट इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। सो अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन but does not get involved in the reaction directly। क्योंकि प्रोडक्ट में बना क्या कहीं निकल लगा हुआ है क्या? कहीं तो नहीं हुआ ना इन्वॉल्व रिएक्शन डायरेक्ट, बट उसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चेंज हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ मेथड्स है, ये कुछ रूल्स है फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग के लिए हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट फॉर नाउ इतना ध्यान रखो कि हमको बैलेंसिंग का एक ही मोड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क का मतलब समोसा या बीकर, बीकर तो देखा होगा आपने, बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने एक सब्सटेंस डाला, उसके साथ दूसरे सब्सटेंस को टेस्ट ट्यूब में रखा है। आपके टेक्स्ट बुक में जरा ओपन करो इसे, पेज नंबर 33, सॉरी, हाँ तेरे पास भी है ये। तो उसमें देखो एक एक्टिविटी दी हुई है, अगर वो एक्टिविटी पर फोकस करोगे तो मैंने देखो एक फ्लास्क लिया है, उसमें टेस्ट ट्यूब डाला, फ्लास्क में उन्होंने सोडियम क्लोराइड डाला हुआ है और टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, करेक्ट। वो दोनों को उन्होंने डाला हुआ है। अभी क्या किया, दोनों को वेट मशीन पर रख दिया और उनका वेट लिया, जो भी वेट है 300 या 323, जितना भी वेट है उसका, वो वेट देखा और भी उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स करके ना वो टेस्ट ट्यूब को गिरा दिया। अभी तक क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड कांटेक्ट में थे क्या एक दूसरे के? नहीं, क्योंकि बीच में टेस्ट ट्यूब था। मूव करते तो क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड साथ के कांटेक्ट में आ गए, तो अभी आपस में क्या करेंगे,
रिएक्शन करेंगे, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगते हैं और कुछ प्रोडक्ट बने। तो देखा गया कि प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम नाइट्रेट बन गया और सिल्वर क्लोराइड बन गया। मतलब रिएक्शन क्या होगा, अगर वर्ड इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आई विल राइट दैट दिस सोडियम क्लोराइड प्लस नाइट्रेट गिव्स सोडियम नाइट्रेट परत प्लस सिल्वर। ये रिएक्शन हुआ, बट देखा गया कि इसका वेट और इसका वेट सेम है, रिएक्शन के बाद भी उतना ही वेट इसका रिएक्शन के पहले। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जितना मास इधर उतना मास इधर होना चाहिए, इसीलिए हमको बैलेंस करना जरूरी हो जाए। ठीक है, अभी ये रिएक्शन का तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन अगर लिखोगे तो भी NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का प्रॉब्लम कब आता है, जब मैं थोड़ा वेरिएशन हो, जैसे कि मैं इधर ले लूं AgNO3 plus CaCl2, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मेरा कंपाउंड बनेगा CaNO3 whole twice plus AgCl। उधर बैलेंस करना पड़ता है, तो दो क्लोरीन है तो इधर एक ही क्लोरीन है। तो अभी रूल है बैलेंसिंग के लिए, कंपलसरी होता है कि अगर आपको बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग के लिए जो नंबर आप लगाते हो ना, वो नंबर लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, Cl2 तो 2 लगाते हैं, ऐसा नहीं चलता, ये 2 इधर नहीं लगाना, ये 2 कहाँ लगेगा, इसके लेफ्ट साइड, मतलब सिर्फ Cl के लेफ्ट साइड में नहीं लगेगा, जिस कंपाउंड में उसके लेफ्ट साइड में लगेगा। तो मैं 2 लगा दूंगा यहाँ पर, तो इधर क्या हो गया, Cl2 हो गया तो Cl बैलेंस हो गया, कैल्शियम तो वैसे भी एक है। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, इधर Ag2 हो गया, NO3 भी 2 है यहाँ पर, बट दोनों 1 1 है, तो Ag को 2 करने के लिए पूरे को 2 करना पड़ेगा, तो Ag भी 2 हो जाएगा, NO3 भी 2 हो जाएगा, हो गया बैलेंस। देखो 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 Ag 2 Ag एंड NO3 2 NO3 2। इसीलिए हमको दोनों का अमाउंट बैलेंस करना पड़ता है, और कभी भी बैलेंसिंग के टाइम पे इधर नीचे 2 नहीं लगाते, राइट साइड पे नहीं लगाएंगे सब्सक्रिप्ट में, हमेशा लेफ्ट साइड पे, चाहे वो पूरे का पूरा कंपाउंड को वो नंबर लग जाए, डजंट मैटर, कंपाउंड को ही लगाना पड़ता है। इसमें मैंने लिखा है ऐसे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन रिएक्टेंट हैव टू बी मेड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन प्रोडक्ट। Balancing is only done by placing the numbers on left side of the atom or molecule. Never place the number on the right side in the subscript, that will change the number. आया समझ में, इसीलिए बैलेंसिंग नेसेसरी है। ठीक है, देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस अलग अलग प्रोसेस में। ठीक है, अभी मैंने 3 अलग तरह के रिएक्शंस आपको इधर लिख कर दिए हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया, दैट इज ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन, जस्ट रिलेटेड टू द movement of the reactants and products, or movement of the substances and how our products. सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ लो, कंबाइन 1 2 सब्सटेंस 3 सब्सटेंस 100 सब्सटेंसेस कम टुगेदर एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट। ठीक, A plus B gives A one product, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सब्सटेंस उसको तोड़ो, वो सब्सटेंस तोड़ने के बाद 10 प्रोडक्ट बनने दो, 20 प्रोडक्ट बनने दो, 50 प्रोडक्ट बनने दो, या 3 प्रोडक्ट बनने दो, 2 बनने दो। बट whenever a single component or reactant breaks down to form multiple other products, that is called as decomposition. Decompose का मतलब ही वो होता है ना, break down। इसके A B gives A plus। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था कि कोई भी रिएक्शन अगर आपके टेक्स्ट में देख लो तो आपको समझ में आ जाए, ये बेसिक। फिर थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मैं प्रथमेश को बोलूंगा उठ यहाँ से और मैं स्नेहल को वहाँ बिठाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, प्रथमेश को स्नेहल से डिस्प्लेस कर दिया, या रिप्लेस कर दिया, या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैंने स्नेहल को वहां से उठा के प्रथमेश की जगह पर बिठा, प्रथमेश को मैंने स्नेहल की जगह पर बिठा दिया, तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में, बराबर। या तो फॉर एग्जांपल आप दोनों का बॉन्ड है, इन दोनों का बॉन्ड है बना हुआ, ठीक है, बट किसी रीजन की वजह से इन दोनों का बॉन्ड बनता है और आप दोनों का बनता है, तो क्या हो गया, पहले आप दोनों अटैच थे और ये दोनों अटैच थे, तो इन दोनों का अटैचमेंट ब्रेक हुआ, शी अटैच्ड टू हर and your was attachment broke down and your was attachment broke down and you attached to him. So what happened in this case,
दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही चीज डिस्प्लेस होगी, दूसरा वैसे कैसे रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए बी है प्लस सी, तो सी पे पॉजिटिव है, ए पे पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव, तो सी कहाँ चलेगा, बी के पास चलेगा। बी ने सी को एक्सेप्ट किया बिकॉज सी ज्यादा पॉजिटिव था, सी को एक्सेप्ट कर लिया और ए को फेंक दिया, तो क्या हो गया, सी बी बन गया प्लस ए बन गया। मतलब डिस्प्लेस कौन हुआ, ए। किससे डिस्प्लेस हुआ, सी से, तो सी बी बन गया और ए अलग हो गया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। नीचे देखो ए बी सी डी, तो ए के ऊपर प्लस है, बी के ऊपर माइनस, सी के ऊपर प्लस है, डी के ऊपर माइनस, तो सी एज यूजुअल बी के पास चलेगा और ए उसमें से डी के पास चलेगा, तो दो डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट सी बी प्लस ए। आया समझ में। दिस इज ऑन बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयन और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सेकंड है ऑन बेसिस ऑफ हीट रिलीज और हीट एक्सचेंज। अभी ये तो हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिएक्शन, बट ठीक है पहले देख लो। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, एंडो मतलब अंदर, थर्मा मतलब हीट या टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को अंदर ले रहा हूँ तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक, अगर मैं टेम्परेचर को बाहर छोड़ रहा हूँ तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। मतलब ये कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है और उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज हो रही है, देखो ना प्रोडक्ट साइड पे हीट बना दिया मैंने ट्रायंगल, तो ए बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सी बी प्लस ए बना रहा है और हीट रिलीज कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज। फाइनल प्रोडक्ट में हीट भी बन रहा है जो रिलीज हो रहा है। सेकंड केस में तो क्या हो रहा है, दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है, तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। मतलब रिएक्टेंट साइड पे हीट आ गया ना, हीट कहाँ आ गया, रिएक्टेंट साइड पे, तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। आया समझ में डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अभी ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। प्रोसेस एंड रिएक्शन में डिफरेंस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कुड बी अ रिएक्शन बट एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉट नेसेसरी प्रोसेस। क्या है कि अगर मैंने आइस को बाहर रख दिया और आइस मेल्ट हो गया, आइस मेल्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज वो बाहर से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है, टेम्परेचर हीट ले रहा है ना बाहर से, तो हीट ले रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो इसमें वो हीट ले रहा है, तो दोनों में से कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। बट उसमें केमिकल चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो रिएक्शन हुआ नहीं, वो फिजिकल प्रोसेस हुआ, तो वो हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। आया समझ में। वैसे ही कोई रहेगा एक्सोथर्मिक, जैसे डिसॉल्विंग इज मेनी टाइम्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे मैंने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको पानी में डाल दिया, मिक्स कर दिया ना, तो बहुत सारा हीट रिलीज होगा, बीकर गर्म हो जाता है, जिस बीकर में मिक्स करो ना वो बहुत गर्म हो जाता है, तो प्रोसेस है, वो रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो नया प्रोडक्ट बना रहा है और इसलिए वो हीट बना रहा है, ऐसा नहीं है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, उसमें हीट रिलीज या एक्सेप्ट हो रही है, बराबर। अगर हीट एक्सेप्ट होगी तो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो बच्चा तो कंफ्यूज हो रही है, पता नहीं क्यों, एंडोथर्मिक। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ में आया। इसलिए अगर हीट रिएक्टेंट साइड पे लिखा हुआ है या एरो पे लिखा हुआ है तो वो एंडोथर्मिक होगा, अगर हीट प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ तो एक्सोथर्मिक होगा। प्रोडक्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ऐसे निकालते हैं, दोनों केसेस में वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है। देन वी कम टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अभी हम क्यों सीखते हैं, फैक्टर्स से हमारा क्या लेना देना। अगर मुझे कोई रिएक्शन फास्ट करवानी है, स्लो करवानी है, तो मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। कैसे, अगर मुझे पता रहेगा मैं कैसे मैनिपुलेट करूँ उसको, तभी तो मैनिपुलेट कर पाऊंगा। मेरे फायदे के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट जल्दी बने, तो मुझे पता तो होना चाहिए जल्दी कैसे बनाऊंगा उसको, तो वो फैक्टर है मेरे लिए जो नेसेसरी। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग फैक्टर देखेंगे जो डिपेंड, जिस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कैसा है, क्या नेचर है रिएक्टेंट का, अगर मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है या वो कॉन्सेंट्रेटेड का आवाज में देखेंगे, बट मेनली देखेंगे रिएक्टिव, क्या हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, रिएक्शन कैसा कर रहा है, फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है, उस पे सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट। जैसे कि अगर मैंने किसी रिएक्शन में सोडियम यूज किया तो सोडियम बहुत फास्ट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के साथ में सोडियम डाल दिया तो सोडियम तो इतना फास्ट रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोड कर देगा। उस जगह पे कैल्शियम डाला तो कैल्शियम स्लो रिएक्ट करेगा, उस जगह पे एल्यूमिनियम डाला तो एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा स्लो करेगा। आ रहा है समझ में। तो
तो टाइप ऑफ या नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का रिएक्शन या कितने स्पीड से या कितने वेलोसिटी से या रेट से रिएक्शन होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है। सी they are given for example the on reaction of both aluminum and zinc with dilute HCl. Aluminum reacts faster as compared to zinc. क्यों? Because एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है जिंक के कंपैरिजन में। तो जब हम जब भी कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है ना एसिड के साथ तो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं तो उसके ना बबल्स निकलते हैं, बबल्स, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। एल्यूमिनियम के केस में देखा गया कि बहुत ज़्यादा बबल्स निकलते हैं कंपेयर टू जिंक, क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा रिएक्ट जिंक के कंपैरिजन तो नहीं चला। सेकंड क्या दिया हुआ? साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक इतना बड़ा सा चॉक लिया और मैंने क्या किया, वो चॉक किसका बना हुआ है? शाहबाज स्टोन का, मार्बल का बना हुआ है। तो मार्बल एक्सेल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, मार्बल जो एक्सेल के साथ रिएक्ट करता है, मार्बल को मैं डाल देता हूँ इसमें। मार्बल का गोटी वाला मार्बल नहीं है जिससे ताजमहल बना है, वो मार्बल नहीं है, ठीक है। तो वैसे टुकड़े को लिया और मैंने एक्सेल में डाल दिया, मैं देखता हूँ बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स क्यों निकल रहे हैं? तो उसमें गैस रिलीज हो रहा है, कौन सा वाला गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जितना फास्ट गैस रिलीज होगा उतना ही फास्ट में रिएक्शन होगा। क्यों मुझे पता है वो चीज? बिकॉज गैस जितना फास्ट मतलब जितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है ना, तभी तो ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज हो रहा है, बराबर, मतलब उतना फास्ट रिएक्शन हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने वो डाल दिया पीस, रात तक देख रहा हूँ तो बबल एक एक दो निकल रहे हैं, मैंने उनको रिएक्शन फास्ट कर दिया, मैंने उसका पाउडर बनाया और उतने ही वॉल्यूम लिया HCl का और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने वो पाउडर डाल दिया उतने ही इसका। वो पीस, दो पीसेस लिए मैंने, एक पीस का पूरा पीस डाल दिया, दूसरे का पीस करके टुकड़ा करके पूरा पाउडर में डाल दिया। तो पाउडर में डाला ना 5 मिनट में रिएक्शन कर, इसको 2-3 घंटे लग गए, उसको 5 मिनट में खत्म। तो मैंने क्या देखा, जैसे मैं पार्टिकल का साइज छोटा कर रहा हूँ वैसे रिएक्शन का रेट फास्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? It indicates that the speed of reaction also depends on the size of the particle. जितना बड़ा होगा उतना रिएक्शन कम होगा, जितना छोटा तो ज़्यादा। अभी सोचने वाली बात तो दोनों का वेट सेम है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन वेट पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। अब इसका मैं पूरा वॉल्यूम अगर एरिया निकालता हूँ ये पूरे सिलेंडर का और इसके पीसेस करता हूँ, पाउडर बना के उसका हर एक का एरिया निकालता हूँ, तो उसका एरिया ज़्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में, क्योंकि पार्टिकल्स के एंड्स अंदर भी तो है जो एक्सपोज नहीं है, वो उसमें एक्सपोज जाएंगे, जितने ज्यादा एक्सपोज होंगे उतना रिएक्शन आ रहा है समझ में? सो देयरफॉर साइज ऑफ द पार्टिकल मैटर्स। इसमें मैंने I लिखा है, I मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल मोर द रेट ऑफ रिएक्शन और फास्टर द रिएक्शन। थर्ड केस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट, सॉरी इट इज ऑब्जर्व जनरली जितना कंसंट्रेटेड होगा ना रिएक्टेंट उतना रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर एल्यूमिनियम मेटल ले लिया, उसको एक्सेल के साथ रिएक्ट किया, कौन सा एक्सेल के साथ? डाइल्यूट के साथ। डाइल्यूट मतलब क्या? जिसमें वाटर ऐड है, और दूसरा लिया कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेल जिसमें बहुत कम वाटर है। दोनों का सेम वॉल्यूम लिया, 100 ml लिया, दोनों में मैंने सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट डाल दिया और रिएक्शन देखा तो जिसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला था ना, जिसमें एलिमेंट डाला उसमें बबल्स बहुत फास्ट आ रहे हैं हाइड्रोजन गैस, बट ऑन द अदर हैंड जिसमें डाइल्यूट था जो डायरेक्ट कम बबल्स आ रहे थे, स्लो हो रहा था। इसका मतलब क्या होगा? जितना कॉन्सेंट्रेट आपका रिएक्टेंट होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी बट टिल अ लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं। एल्यूमिनियम खत्म हो गया तो वो भी रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा, बराबर। इससे मैंने डी लिखा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज एंड सिमिलरली द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो विल increase. Then we come to temperature of reaction. Generally, it's observed that many of the reactions are conducted at a greater speed, at higher temperature. Many of them, not all of them. जितना टेम्परेचर बढ़ा होगा ना उतना क्या होता है? रिएक्टेंट्स का अनस्टेबिलिटी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे उतना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ रिएक्ट कब नहीं करती जब वो स्टेबल। खाना खा लिया तो वापस खाना खाओगे तो उसके बाद एक 2 मिनट में कोई भी इंसान अगर खाना खाया हो उसको टिफिन दोगे कि छोड़ के, तो वो छोड़ के आएगा बराबर। अगर भूखा पसंद रहेगा और उसको दिया टिफिन तो वो खा के छोड़ेगा खाली टिफिन, बराबर ना? वो खाली टिफिन देख के आएगा, खुद खा लेगा सब खाना, क्योंकि वो क्या है? वो अनस्टेबल है, ठीक है। अगर वो स्टेबल रहते वो रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? जबरदस्ती रिएक्टेंट्स को अनस्टेबल बनाते हैं बाय हीटिंग।
हीट करके दोनों अनस्टेबल हो गए, मल्टीपल अनस्टेबल हो गए और आपस में वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में रिएक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। आ रहा है समझ में? तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? द टेंपरेचर ऑफ रिएक्शन आल्सो मैटर्स एंड जनरली इट हैज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बट नॉट इन ऑल केसेस। अगेन एक्सेप्शंस देयर। व्हेन वी कम टू कैटलिस्ट, मैंने कैटलिस्ट पहले बताया आपको। कैटलिस्ट क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट, इंक्रीजेस नहीं, ऑल्टर्स द रेट, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, alters the rate of reaction but does not participate in the reaction directly। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, होगा रिएक्शन बट बहुत स्लो या फास्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? इतना समझ में आया पक्का? सो कैटलिस्ट का बहुत मैटर करता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था टेक्स्ट में, दिया है KClO3 heated gives 2 KCl plus 3O2। The rate of the above reaction neither increases by reducing the particle size nor by increasing the reaction temperature। तो दोनों फैक्टर से इसका स्पीड बढ़ ही नहीं रहा। However, KCl3 decomposes rapidly in presence of manganese dioxide (MnO) and different oxygen। मतलब अगर मुझे KCl3 से ऑक्सीजन बनाना है और उसका रेट बढ़ाना है तो मुझे टेम्परेचर बढ़ा के कुछ नहीं होना, पार्टिकल साइज छोटा करके कूट करके पाउडर बना के कुछ नहीं होना, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें MnO डालना है, तो प्रोडक्ट में O2 रिलीज हो रहा है। ओके, सो हम इसलिए डिस्कस करते हैं कैटलिस्ट। मैंने बताया मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है दैट इज एक्चुअली यूजफुल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ KClO3 टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो ज़्यादा रेट में ऑक्सीजन फॉर्म होगा। सो द डेफिनेशन में जो मैंने इसमें दिया हुआ ना, द सब्सटेंस इन whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called as catalyst। See, rate of reaction changes बोला है, it increases or decreases नहीं। ठीक है, next point, next type of chemical reactions में आते हैं oxidation reaction, reduction and redox reactions। oxidation का मतलब क्या होता है? oxidation का मतलब होता है, सबसे पहला there are 3 to 4 definitions of oxidation। oxidation is addition of oxygen, okay, addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electrons और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 4 पॉइंट्स हैं डिफरेंस, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अदरवाइज अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। जैसे कि देखो Fe+2 है इधर, Fe+3 हो गया, तो ये +2 +3 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम एक एटम लिख रहे हैं सिंबल उसका और उसकी वैलेंसी उसके ऊपर लिख रहे हैं और उसको चार्ज दे रहे प्लस या माइनस जो भी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर क्या आएगा? वैलेंसी क्या होगी? इसकी 1 होगी, और उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन इसलिए वो +1 हो जाएगा। तो पहले क्या था? सोडियम, पहले सोडियम था Na0, उसमें किससे कन्वर्ट हो जाएगा? Na+। तो क्या हो गया? चेंज हो गया, 0 से +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या कम हुआ? बढ़ा, तो प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्चुअली इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए ये सब, तो सिर्फ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। तो ये चारों डेफिनेशन किसके हैं? ऑक्सीडेशन। इसमें मैंने लिखा है ये सी ए रिएक्टर ऑक्सीजन के साथ AO बना है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या तो फिर AH कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है इनटू ANH, अगेन दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। आ रहा है समझ में? और दो के एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं बट यू कैन अंडरस्टैंड। रिडक्शन पूरा ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सी BO2 B+O2, रिडक्शन B+H2 BH2। आया समझ में? पक्का? अब अगर क्या व्हाट विल इट बी कॉल्ड अगर दोनों रिएक्शंस साइड बाय साइड हो गए, दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो गए, ठीक है? सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से आपको रेड ऑक्स, रिडॉक्स, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखो A BO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, A और B बना, तो A क्या हो रहा है? A AO में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और BO2 क्या है? B में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब भी क्या हो गया?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आया समझ में? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? पक्का समझ आया? सो रिडॉक्स रिएक्शन, सो रिडॉक्स रिएक्शन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब कॉमन रिएक्शन, हर जगह रिडॉक्स ही होता है। कोई भी रिएक्शन उठा के तो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडाइज होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी मुझे बताओ इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? ए के ऊपर हो रहा है, बट करवा कौन रहा है? BO2। क्यों? क्योंकि अगर BO2 नहीं होता तो O मिलता नहीं ना उसको, तो करवा कौन रहा है? BO2। तो BO2 ऑक्सीडेशन करवा रहा है, मतलब वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करवाता है ना वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ए अब इधर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन खींच रहा है, मतलब ये बी का रिडक्शन करवा रहा है, मतलब ये ए क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ए खुद ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है बट खुद बन गया क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। और BO2 क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट खुद रिड्यूस हो रहा है। आ रहा है समझ में? ओके, देन वी कम टू फाइनल लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कोरोजन एंड रेसिड्यू। कोरोजन का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया मेटलर्जी में, ईटिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, एसिडिक कंडीशंस और एयर एक्सीडेंट। काइंड ऑफ यू कैन से, बट यू हैव टू मेंशन ड्यू टू सम फैक्टर, जैसा कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इस चैप्टर में सिर्फ आयरन के रस्टिंग पे फोकस किया हुआ है। कोरोजन हर एक मेटल का होता है, बट यहाँ पर सिर्फ आयरन के बारे में होता है। तो जनरली क्या बोला है, जब आयरन वाटर के कांटेक्ट में होता है आयरन सबसे पहले ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आके आयनाइज होता है Fe+2। Fe+2 आयरन, सी Fe जो है आयरन ही है, उसका लैटिन नेम फेरस फेरिक के फॉर्म में है, फेरम होता है एक्चुअली उसका लैटिन नेम, इसलिए हम लोग Fe सिंबल रखते हैं, आई नहीं रखते, आई आयोडीन का। जनरली बहुत सारे नेम जो है मेटल्स के एलिमेंट्स के वो इन फॉर्म ऑफ यही है, क्या बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड्स ही। ठीक है, तो Fe इज आयन, सो Fe सॉलिड स्टेट में से रिएक्शन की वजह से Fe+2 बन जाता है, मतलब फेरस स्टेट में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है इधर से और वाटर बनाता है। Fe+2 जो है वो एनोड के पास जाता है, एनोड मतलब द पार्ट व्हिच कैन, एनोड क्या करता है? जनरली इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, एनोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना एनोड, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो Fe+2 एनोड के पास जाता है, वहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe+3 बनाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो ना, Fe+3 क्या है? फेरिक, ये फेरस है, ये फेरिक। अभी Fe+3 क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि Fe+3 का ऑक्साइड बना है ना, इसलिए फेरिक ऑक्साइड। अगर Fe+2 का बनता तो फेरस ऑक्साइड बनता, तो फेरिक ऑक्साइड बना डॉट H2O और H+ आयन रिलीज हुआ। वैसे ही Fe+2 जो है ना ये वाला, ये भी रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, तो FeO बनाएगा, फेरस ऑक्साइड, क्योंकि इधर Fe⁻3 था और O⁻2 था, इसलिए Fe2O3 बना, है ना? या अपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा Fe+3 है और ये ऑक्सीजन -2, तो ये 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो Fe2O3 कंपाउंड बन गया फेरिक ऑक्साइड। बट इसके केस में क्या है? Fe+2 है, O-2 है, तो ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो Fe2O2 बनेगा, तो क्या हो जाएगा? FeO। तो ये फेरस ऑक्साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है? रस्ट के केस में Fe2O3 और FeO कंबाइन होते हैं थोड़े टाइम के लिए और बनाते हैं Fe3O। इसलिए बहुत बार रस्ट का फॉर्मूला Fe3O4 लिखते हैं, एक्चुअल में Fe3O4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि Fe⁻+ हो ही नहीं सकता, O⁻−2 हो ही नहीं सकता। ठीक है, आया समझ में? तो ये है कोरोजन, एंड देन वी कम टू रैंसिडिटी। आपके टेक्स्ट में लास्ट में क्वेश्चन भी दिया कोरोजन के ऊपर, तो ये उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज में को कर दिया हुआ, तो उसकी इसी के बेसिस पे इसलिए मैंने टॉपिक लिया। और रैंसिडिटी, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किस चीज़ का ऑक्सीडेशन? मतलब सड़ना किसी भी चीज़ का, जैसे आयन का भी ऑक्सीडेशन जैसे सड़ रहा है। सो ऑक्सीडेशन किसका? फूड सब्सटेंसेस या स्पेसिफिकली फैट्स का, ऑयल्स का। इफ a substance undergoes decaying, decaying का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ऑक्सीडेशन की वजह से अगर डीके कर रहा हो सब्सटेंस, तो जनरली अगर ऑयल डीके कर रहा है तो वो रैंसिड बन जाता है। आपने कभी चूड़े का पैकेट खोला होगा 3-4 महीने के बाद, तो अलग सा स्मेल आता है ना उसमें,
नोटिस किया कि कभी फरसान वगैरह अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट में ओपन किया तो बहुत अलग ही उसमें से ऑर्डर आता है, इरिटेटिंग ऑर्डर आता है, खा भी नहीं पाते उसको, या बहुत दिनों के बाद घूम रहा आपने खरीदा उसका पैकेट आपने 6-8 महीने के बाद खोला तो एक अलग तरीके का स्मेल आता है। या हैंडमेड चूड़ा वगैरह जो हैंडमेड पैकिंग होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो हल्दीराम वगैरह की पैकिंग आती है उसकी वो लोग तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं अंदर, तो अवॉइड रेंसिडिटी, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दुश्मन होती है, तो ऑक्सीजन की वजह से सड़ती है ना चीज़ें, तो उसको अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो ये जो आपके पैकेट्स होते हैं ना सारों में नाइट्रोजन गैस रहता है, तो अवॉइड रेंसिडिटी। बट जो घरगुती बना हुआ चीज़ रहती है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन रहता ही ना, एयर रहता है, तो 2-3 मिनट में सड़ जाता है, तो वो बहुत होता है रेंसिड। वैसे भी ऑयल को 3-4 बार आप यूज़ करते तो वैसे भी ऑयल रेंसिड हो जाता है, तो अगर वैसे ऑयल से बनाया जाए फूड तो भी उसका स्मेल बकवास आता है फ्रॉम स्टार्ट होगी, बट अगर अच्छे ऑयल में बनाया जाए प्रॉपर्ली पैक नहीं किया उसको तो भी वो रेंसिड हो जाता है, उसी को बोलते हैं रेंसिड। क्लियर? तो यही पॉइंट्स है तुम्हारे चैप्टर में, ये भी फिनिश चैप्टर।